वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम वाशने और हम बात करने जा रहे हैं वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर के बारे में। ये टॉपिक आपके इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों यूनिफॉर्म को पाने में मदद करेगा। इस टॉपिक के आखिर में हम फ्रिक्शन के एमसीक्यू के बारे में हम बात करेंगे, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक था। अब देखिए, ये टॉपिक आपकी सीडीएस के अलावा एनडीए, एफकेट, आईनेट और टेरिटोरियल आर्मी में भी मदद करेगा। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। इससे पहले हम एक छोटे से टॉपिक पे बात करेंगे, इंपल्स, जो हमारा लास्ट में रह गया था। देखिए इंपल्स क्या होता है। देखिए जो फोर्स एक्ट करती है बहुत ही छोटे टाइम के लिए, उससे हम कहते हैं इंपल्स। देखिए इंपल्स क्या हुआ, फॉर्मूला क्या हुआ, फोर्स इनटू डेल टी। यूनिट क्या हुई, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड। तो क्या होगा, सेकंड सेकंड कट जाएगा और ये बच जाएगा केजी डॉट मीटर पर सेकंड। ठीक, इंपल्स को क्या डिफाइन करते हैं, चेंज इन मोमेंटम। देखिए ये याद करने वाली बात है। जब आप इंपल्स, वो आपसे कभी नहीं पूछेगा इंपल्स क्या है, ये क्या है, वो हमेशा ऐसी चीज पूछता है। वो पूछता है न्यूटन फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ को क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ को क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो जब ऐसी बातें पूछते हैं तो ही एग्जामिनर को एक ट्विस्ट टर्न करने का मौका मिलता है। चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए जैसे ही आपने कैच बॉल करते होंगे तो आप हाथ पीछे लेते होंगे। रिजल्ट क्या है, तो मोमेंटम कम करना, फोर्स इंपैक्ट कम करना। ठीक है, ये एग्जांपल याद रखिए, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक, क्योंकि अगर वहां पर ये पीछे नहीं करेंगे तो इंपल्स बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, और बहुत जोर से हाथ में लगी होगी। आपको सर्दियों में खासकर पता होगा, अगर आप ये हाथ पीछे नहीं करते हैं बॉल कैच करते हुए तो आपको बहुत जोर की लगती है। देखिए शॉकर है ना बाइक, अगर बाइक में शॉकर ना हो ना, जो आपको झटके लगते हैं एकदम से स्पीड ब्रेकर आने पे, वो कभी कम नहीं होंगे। ठीक, जिससे उसमें इंपैक्ट मतलब इंपल्स कम हो सके। चलिए आगे चलते हैं, फटाफट चलते हैं आगे। वर्क वर्क देखिए, वर्क क्या होता है कि वर्क को हम कहते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को हम वर्क डन कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए ऑब्जेक्ट है, ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है। जब डिस्प्लेसमेंट होगी यहां से यहां पहुंचेगा तब उसका वर्क डन होगा। और हम वर्क डन को हम जो ऐसा यूनिट है उसकी जूल है। मेरी राइटिंग में बन जाएगी, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ अगर आपको समझ में ना आए। उसकी यूनिट जूल है। ठीक, अगर वैसे देखें ऐसे तोड़े तो हमारी जो डायमेंशंस जो बनेंगी उसकी क्या बनेंगी। देखिए फोर्स की यूनिट है न्यूटन, जिसे हम लिख सकते हैं, न्यूटन को हम ऐसे लिख सकते हैं, केजी डॉट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। तो क्या बन गया, केजी डॉट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर क्या था, डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए इसका क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, ये हो गई डायमेंशन। अच्छा, ये फोर्स जो होती है, मुझसे एक सवाल पूछा गया मेरे दोस्त ने कि भाई ये वर्क डन जो होता है ये स्केलर क्वांटिटी क्यों होता है, यहां पर तो एक वेक्टर क्वांटिटी आ रही है। देखो दोस्तों, हमारे यहाँ दो चीज होती है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है वेक्टर। तो दोस्तों ये हमारा डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है हमारा, बिकॉज यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट होता है। ये देखिए यहाँ पर लिख भी रखा है मैंने, ये डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके, देखिए हम आगे हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो फोर्स होती है उसको हमने मतलब वर्क डन को हमने तीन चीजों में डिफाइन कर रखा है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। अब देखिए पॉजिटिव कब होती है, पॉजिटिव तो मैंने आपको सिंपल बताया, कोई चीज जहां फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो हम उसे कहेंगे पॉजिटिव। बट नेगेटिव कब होगी, जैसे नॉर्थ पोल है। ठीक है, अब मैं एक ये मैग्नेट तो मालूम मैंने फिक्स कर दी और दूसरी को मैं पास ला रहा हूं, तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। ठीक है, अच्छा जीरो कब होती है, देखो जीरो दोस्तों कब होती है, जब फोर्स कहीं और लग रही हो, डिस्प्लेसमेंट कहीं और लग रही हो। मतलब देखिए फोर्स लग रही है ऊपर, कुली क्या करता है, अपने ऊपर सामान रखता है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ होती है। ठीक, तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जीरो मल्टीप्लीकेशन होता है, आई मीन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो वो जीरो निकलता है। कैसे, देखिए मैंने आपको बताया स्केलर प्रोडक्ट होता है। स्केलर प्रोडक्ट में क्या हो गया, एफ डॉट एस कॉस 90, तो वो क्या हो गया, वर्क डन जीरो। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे, एनर्जी। देखिए एनर्जी क्या डिफाइन होती है, एनर्जी इज अ कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। टाइप ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। ऐसा यूनिट जूल सीजीएस अर्ज। देखिए अर्ज जो होती है उसकी मैं आपको देख के अगली वीडियो में बताऊंगा कि एक जूल कितने अर्ज में होता है। जहां तक मुझे याद है 10⁻7 होता है, पर फिर भी मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा। ठीक है, अभी इस बात को आप मैं अगली वीडियो में आपको बताता हूँ। अब देखिए आगे चलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। दूसरी बात, ये एक जगह से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है। तीसरी, देखिए अब एग्जांपल देखिए हम क्या कहते हैं। देखिए जो हीट एनर्जी होती है हमारी, हीट इंजन की, तो वो पहले हीट फॉर्म में होती है, देन वो मैकेनिकल में होती है। ये आपसे पूछा जाएगा कि ये फलाना इक्विपमेंट है, ये पहले किसमें था, अब इसकी एनर्जी किसमें है। तो इसमें क्या होगी, सोलर एनर्जी, फिर यहां से सोलर से आ गई लाइट, सोलर से लाइट एनर्जी कन्वर्ट होगी, और लास्ट में इलेक्ट्रिसिटी।
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिसिटी लिखा है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगा यहाँ पर, लिखा नहीं जा रहा, इलेक्ट्रिकल। माइक्रोफोन देखिए साउंड एनर्जी होती है पहले तो, साउंड एनर्जी से फिर वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, फिर इलेक्ट्रिकल से वहां पर स्पीकर से बाहर निकलती है फिर साउंड एनर्जी में। कैंडल पहले तो वो हम ये कह सकते हैं कि वो केमिकल एनर्जी होती है जब जलने का प्रोसेस होता है, ठीक है, उसके बाद वो लाइट प्लस हीट सेम टाइम देती है। ओके गाइस, चलो पावर क्या होता है, देखिए पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय बॉडी, ठीक है, पावर का फॉर्मूला हो गया वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, ऐसा यूनिट वॉट, या हम कह सकते हैं जूल पर सेकंड, याद रखें 1 किलो वॉट कितना होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल और 1 HP इक्वल्स टू 746 वॉट। इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन का, तो मैं आपको बता ही चुका हूं ये सब, और इसकी यूनिट भी मैं आपको बता चुका हूं। चलिए आगे चलते हैं। द फंक्शन ऑफ बॉल बेयरिंग इन अ व्हील इज, देखिए बॉल बेयरिंग का काम होता है रोलिंग फ्रिक्शन दिलाना, जिससे हमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और कोई भी ऑब्जेक्ट आराम से जा सके। मान लीजिए गाड़ी है उसमें पहिए नहीं है तो आपको घसीट के जानी पड़ेगी ना, तो इसी तरह अगर पहिए हो जाएंगे तो फ्रिक्शन से उसका जो स्मूथनेस है चलने की या मोशन है इजी हो जाएगा। तो बॉल बेयरिंग का काम होता है टू कन्वर्ट काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू अ रोलिंग फ्रिक्शन, तो इसका आंसर हो गया बी। बाकी ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। बाकी ऑप्शन है ए टू इंक्रीज फ्रिक्शन जो नहीं है, टू कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू काइनेटिक फ्रिक्शन वो भी नहीं है, और डी जस्ट फॉर कन्वीनियंस। ठीक, अगला क्वेश्चन है इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द आइस देन ऑन द रोड बिकॉज, देखिए वो कह रहा है कि आइस पे चलना मुश्किल है, रोड पे चलना आसान है, क्यों, जबकि रोड तो बहुत ही रफ होती है और आइस तो बहुत स्मूथ होती है। रीजन बिहाइंड ये है कि हमें चलने के लिए चाहिए फ्रिक्शन। अगर वहां पर आम शब्दों में कहें चिकनाई है या उसमें बहुत ज्यादा स्मूथ है तो हमारे पैरों को ग्रिप नहीं मिलती और हम फिसल जाते हैं। तो इसका अगर आंसर हम देखें तो अगर हम इधर पढ़ते हैं आइस इज हार्डर देन द रोड, ओके ये गलत है, आइस स्मूथ होती है, रोड इज हार्डर देन आइस, ठीक है चलो मान लिया, पर हमें और प्रॉपर आंसर चाहिए। आइस डज नॉट ऑफर एनी रिएक्शन व्हेन वी पुश विद आवर फुट, ठीक है, आइस हैज लेसर फ्रिक्शन देन द रोड, दिस इज द राइट आंसर। राइट आंसर क्यों, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन टर्म का यूज किया है, वरना अगर ये नहीं होता तो मैं बी को मार्क करता। चलिए आगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ, ये क्वेश्चन ज्यादा गलती से आ गया है, ये पहले वाली स्लाइड से आ गया है, तो इसका आंसर इनर्शिया है। चलिए हम आगे चलते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द कांसेप्ट ऑफ इनर्शिया। चलिए आगे, द फ्रिक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड इज कॉल्ड ड्रैग। देखिए जो मछली होती है, ठीक है, जब वो पानी में चलती है तो पानी को ड्रैग करके चलती है, और ऐसे ही जो एरोप्लेन होता है वो ड्रैग करके चलता है। ठीक है दोस्तों, वो भी एयर को ड्रैग करके चलता है, तो इसका आंसर है बी ड्रैग। स्पाइक्स आर प्रोवाइडेड इन द शूज ऑफ प्लेयर, क्यों, फ्रिक्शन प्रोवाइड करने के लिए, जिससे वो फिसले ना और वो अपनी ग्रिप बनाए रखे जमीन पे और वो जीत सके। देखिए इंक्रीज फ्रिक्शन एंड प्रिवेंट स्लिपिंग, तो बोथ ए एंड बी इज आंसर। चलिए आगे चलते हैं। Which of the following can not be used as a lubricant? इनमें से कौन सा lubricant की तरह यूज नहीं हो सकता? ऑयल, ग्रीस, सॉइल। देखिए ऑयल जमीन पर अगर पड़ा हुआ फिसल जाते हैं, आपने देखा होगा घर भर में भी, और ग्रीस अगर आप मैकेनिक के पास गए गाड़ी सही कराने तो आपने थोड़ी फिसल महसूस की होगी। और लास्ट है सॉइल, तो सॉइल को आप जमीन पर डाल दो, कोई स्मूथनेस लुब्रिकेंट का काम नहीं करता, तो आंसर है सी। देखिए बहुत ही बेवकूफाना सवाल तो भले ही थे, पर क्या करें, एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं और कई बार ऐसे ही सवाल आते हैं, और ये सारे सवाल एनसीईआरटी से बनाए हुए हैं। Why do gymnasts apply coarse substance on the hand? कोर्स मतलब होता है रफ। जो जिमनास्ट आपने देखे होंगे, पहले तो खाली जिमनास्ट हमें सर्कस में देखते थे, बट जिमनास्ट का काम होता है कि इन चीजों पे लटकना, ठीक, तो इनको एक रफ ग्रिप चाहिए होती है, और ये काम क्या करता है, टू इंक्रीज फ्रिक्शन, ठीक है, ना तो रिड्यूस फ्रिक्शन करता है, ना ही टू सेव देयर हैंड फ्रॉम गेटिंग इंजर्ड, या नॉन ऑफ द अबव तो है नहीं, तो आंसर इसका बी। फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट अपोजिट टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट अपोजिट टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। देखिए ये ऑब्जेक्ट है, मैं अगर यहां से धक्का मार रहा हूं तो इसका मोशन इधर हो रहा है, पर इसका फ्रिक्शन इधर होगा, तो इसका आंसर यही है। बाकी जी से भी पढ़ लेते हैं, इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन बोथ द डायरेक्शन, नन ऑफ द, ये सब गलत हैं और सिर्फ ए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, इनमें से कौन सी चीज एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, मतलब किसके लिए एडवांटेज नहीं है फ्रिक्शन के लिए हमारे लिए। तो अगर हम बात करें, फर्स्ट है इट इनेबल्स ड्राइंग ऑन अ पेपर, सही बात है। इट इनेबल्स फॉलोइंग थिंग्स टू पिक अप, थोड़ी एब्सर्ड लग रही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इनेबल रफ पैड्स टू बी रब्ड ऑफ, रफ पैड्स टू बी रब्ड ऑफ समझ लीजिए डस्टर को बोर्ड पे
चला रहे हैं तो वो फ्रिक्शन का ही इस्तेमाल कर रहे हैं हम। इट एनेबल व्हीकल टू मूव ऑन द ग्राउंड, सब में फ्रिक्शन चाहिए, इसमें फ्रिक्शन नहीं चाहिए, तो ये बी गलत है। टू एनेबल फॉलन थिंग्स टू बी पिक्ड अप। एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज इक्वल होते हैं, नॉट इक्वल होते हैं, प्रोपोर्शनल टू ईच अदर होते हैं, नन ऑफ द। देखिए एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, ये है हमारा एंगल, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, अब मैं इस एंगल को बढ़ाऊं तो किसी एंगल पे आकर ये यहाँ से चलना शुरू कर देगा, जब वो एंगल पे चलेगा उस पर फ्रिक्शन स्टार्ट होगी, मतलब इस सरफेस और इस पे रगड़ा खाना शुरू होगा, तो एंगल ऑफ रिपोज एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। एंगल ऑफ रिपोज वो कहलाया जाता है जहां से चीज फिसलना शुरू हो जाती है, और फ्रिक्शन एंगल ऑफ फ्रिक्शन वो कहलाया जाता है जिस एंगल पे चीज फिसल रही होती है, तो दोनों एक ही चीज हो जाती है तब, और वो इक्वल एंगल बनाती है। If an object is pushed from east to west direction, frictional force will act in। अगर if an object is pushed from east to west direction, तो frictional force कहाँ एक्ट करेगी? देखो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, सॉरी गलत बना गया मैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ईस्ट से वेस्ट में मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ये मोशन आ रहा है इसका, तो फ्रिक्शन कहाँ होगा? अपोजिट पे, हमने अभी एक पहले क्वेश्चन में किया था, तो आंसर हुआ वेस्ट। Which of the following is the correct decrease order of force? देखिए रोलिंग में कम फ्रिक्शन लगता है, रोलिंग में कम फ्रिक्शन लगता है, स्लाइडिंग में कम लगता है, स्टैटिक में ज्यादा लगता है। मतलब एक ऑब्जेक्ट है, मान लो उसमें गियर में गाड़ी है, बंद पड़ी है, पर अगर उसे धक्का लगाओगे वो नहीं चलेगी, ठीक है। अब मान लो मैं उस गाड़ी को न्यूट्रल कर दूं और फिर धक्का मारो तो चल जाएगी, करेक्ट, ठीक है। तो जो मूविंग चीज होती है उसमें कम फोर्स लगती है, जो रुकी हुई चीज होती है उसमें ज्यादा ताकत लगती है, तो इसमें हो गया स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग, ये हो गया डिक्रीजिंग। स्टैटिक में ज्यादा लगेगी, फिर स्लाइडिंग में कम लगेगी, और रोलिंग में सबसे कम लगेगी। मतलब एक गाड़ी जिसमें पहिए हो, न्यूट्रल पे चल रही हो, तो आप धक्का मारोगे आराम से चल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द बॉडी विल मूव ओनली व्हेन, देखिए कोई चीज कब चलेगी, देखिए आप इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो, नहीं चल रही, तो इतनी फोर्स चाहिए होगी ना जितनी ये जितनी इसको जरूरत है चलाने के लिए। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मतलब जितनी यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है, अगर आप उतनी फोर्स लगा दो तो ये चल पड़ेगी। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड होना चाहिए इक्वल टू फोर्स, तो वो चल पड़ेगी, या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड होना चाहिए लेस देन अप्लाइड फोर्स, ये गलत हो गया। आंसर सही है, ये हम बस बाकी डिस्कस कर रहे हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ग्रेटर देन अप्लाइड फोर्स, ये भी गलत है, मतलब गलत नहीं है, सही है, बट फर्स्ट इनिशियली क्या होता है, अगर फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हो जाता है तो भी ऑब्जेक्ट चलने स्टार्ट हो जाती है, तो फर्स्ट स्टेप यही होता है, और बाद में फिर ये होता है। ऑल द अबव नहीं, ऑल द अबव तो है नहीं, तो आंसर हुआ खाली ए। कोफिशिएंट फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है दोस्तों? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा ये देखिए यू एम जी कॉस थीटा होता है, और यहाँ पर हो गया कोफिशिएंट, ये फ्रिक्शन का फॉर्मूला। तो इस फ्रिक्शन को, कोफिशिएंट फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है? तो यहाँ होता है कॉस थीटा के इक्वल, और यहाँ पर जो थीटा होता है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। चलिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, द अदर फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज सेम यूनिट। देखिए पावर की हो गई वॉट, वेलोसिटी हो गई मीटर पर सेकंड, एनर्जी की हो गई जूल, और फोर्स की हो गई न्यूटन। तो जूल जूल चाहिए तो जूल मिल गया, ये हो गया। स्प्रिंग विल हैव मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, देखिए आंसर तो वैसे इसका, देखिए मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, इस पे स्प्रिंग टंगी है, तो इस पे पुल होगी, तो इसमें ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है। बट अगर ये मान लो ये कंप्रेस्ड है तो इसमें कम पोटेंशियल एनर्जी रहती है। पर रिसेंटली एससीसीजीएल में ये बोथ ए एंड बी आंसर आया था, तो इसका आंसर सी हो गया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू mgh, किसके कारण होता है? इन तीनों के कारण होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू mgh, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh। तो मास भी चाहिए, ग्रेविटेशन से हाइट चाहिए। मास ग्रेविटी का होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, हाइट अबव द अर्थ सरफेस होता है। तो ऑल ऑफ द हमारा आंसर हो गया, ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर हो गया। एक बॉल है, ड्रॉप करी गई किसी हाइट से 10 मीटर, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजिंग एंड काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजिंग ड्यूरिंग द फॉल। इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रही है। देखिए मैं बताता हूँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी, मान लो आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस पे ऊपर रख दो, ठीक है, तो ये मान लो अर्थ सरफेस, तो जितनी ये ऊपर है तो ये पोटेंशियल एनर्जी है। मतलब जब ये गिरेगी तो कोई आवाज करती है, तो उस एनर्जी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं कई चीजों में, जैसे डैम में जो पानी गिरता है ऊपर से, तो हम उसको यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, तो उसका ही हम पोटेंशियल एनर्जी हम कहते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जब कोई ऑब्जेक्ट जमीन पे होती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, मतलब जैसे कोई भी चीज मूविंग होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। चलिए,
तो अगला ये कह रहा है इट इज पोटेंशियली इंक्रीजेज एंड काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज बाय ड्यूरिंग द फॉल। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है गिरने पे नहीं, जितनी हाइट ज्यादा होगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, तो हाइट तो कम हो रही है ना, पोटेंशियल एनर्जी तो कम होगी। तो पहली स्टेटमेंट रॉन्ग होगी तो दूसरी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ रही। इस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द फॉल। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बराबर होंगी ड्यूरिंग द फॉल नहीं, काइनेटिक एनर्जी जब पूरी जमीन पर आ जाती है तब होती है सबसे ज्यादा, ना कि तब होती है जब पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बीच में होती है तब नहीं, गलत है। द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस एंड द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस ड्यूरिंग द फॉल। Potential energy decreases during the fall, true, and kinetic energy increases during the fall, true। जितना जमीन के पास आओगे उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यही हमारा आंसर है। फिर भी डी देख लेते हैं, डी हमारा आंसर क्यों है, डी हमारा आंसर क्यों नहीं है, सॉरी। द पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ एंड द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम व्हाइल इट इज फॉलिंग। ये तो हमें कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया, इसका कोई सेंस नहीं बनता कि पोटेंशियल एनर्जी कह रहा है हाफ हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी जब वो जमीन पे होगी, नहीं, मतलब यहाँ पर तो काइनेटिक एनर्जी हाफ भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी हाफ ही होगी। ठीक, चलिए, तो हमारा आंसर होगा सी। मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ, मैंने बहुत ही गंदा कर दिया यहाँ पर। हमने ये कहा है कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी ड्यूरिंग द फॉल। ये ऑब्जेक्ट थी, यहाँ से गिर रही है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 10 मीटर, तो यहाँ से गिरने में पोटेंशियल एनर्जी होगी कम और काइनेटिक एनर्जी होगी ज्यादा, तो सी इज आवर ऑप्शन। इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डबल इज काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। वेलोसिटी डबल कर दी जाए तो हाफ m2v²। इसका अगर हम प्रोपोर्शन निकालें तो हाफ से हाफ कट गया, m से m कट गया, v² से v² कट गया, और ये 2 पे स्क्वायर था तो ये 1/4 हो गया, तो ये कितना हो गया 1:4, तो डबल बिकम 4 टाइम्स हो जाएगी हमारे यहाँ जी। हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म 520 जूल वर्क एट द रेट ऑफ 20 वॉट। देखिए पावर का फॉर्म होता है वर्क डन अपॉन टाइम, पावर है 20, वर्क डन है 520, टाइम हमें निकालना है तो टाइम हो गया दूसरी तरफ जाकर। ठीक है, 520 20 2 2 जा 4 1 6 26 सेकेंड, टाइम हो गया 26 सेकेंड। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉक्स स्प्रिंग, वो किस टाइप की एनर्जी होती है, वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन, कोई किसी भी चीज पे वर्क करा जाता है तो किस चीज पे डिपेंड नहीं किया जाता। तो देखिए वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो मतलब मुझे फोर्स भी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए, उसके अलावा जो भी है सब बेकार है। एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, फोर्स अप्लाइड, तो यहाँ पर हमें इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बिल्कुल ही नहीं चाहिए, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी का काम ही नहीं आता। देखिए दोस्तों इसका आंसर हो गया एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एंगल क्या है। देखिए अगर मैं फोर्स को तोड़ूं तो वो मास इनटू एक्सीलरेशन हो जाता है, और एक्सीलरेशन में कर दूं तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम हो जाता है। तो ये वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, बट एंगल पे कोई डिफाइन नहीं है, यहाँ पर एंगल है ही नहीं, तो यहाँ पर आ जाता है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। When an object fall freely towards the earth, then its total energy is, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरता है तो उसकी टोटल एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज रहती है, इंक्रीज करती है, फर्स्ट इंक्रीज होती है, देन डिक्रीज होती है, रिमेन कांस्टेंट। देखिए रिमेन कांस्टेंट होती है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मैंने कहा था कि यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट कर रही है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो रही है, तो ये एनर्जी इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है ना, तो वो तो एनर्जी सिर्फ चेंज हो रही है, मतलब कांस्टेंट रह रही है, सिर्फ उसकी फॉर्म बदल रही है, तो इसका आंसर हो गया डी। When an object fall freely to, अच्छा ये हो गया, दो बार आ गया। Microphone converts electrical energy into sound energy into ordinary phone. Microwave energy converts sound energy to mobile phone. Sound energy into mechanical energy in a stereo system. Sound energy into electrical energy into public service. देखिए माइक्रोफोन पहले आपने बोला इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ एंड देन वो किसी चीज में ट्रांसफर होता है, तो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और तब वो जाके पब्लिक को एड्रेस करता है। यहाँ पर मैकेनिकल ना होता और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल होता तो सही हो जाता, तुम्हारा ऑप्शन सही है डी। When object fall freely towards the earth then its total energy is, ओके ये हो चुका है, 3 बार आगे लगा था, अच्छा ये पीछे का बटन नहीं किया था, ओ सॉरी। वर्क डन बाय अ फोर्स कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, वर्क डन बाय फोर्स नेगेटिव होता है। देखिए अगर कुली ने अपने सामान ऊपर रख रखा है तो उसका वर्क डन जीरो होगा जबकि वो बहुत मेहनत कर रहा है, ठीक है, तो ये भी एक आपको चीज याद रखनी है, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव।
A body is falling from a height h, and after it has fallen height h by 2, it will possess. A body is falling from height h, and after it has fallen height h by 2, it will possess only potential energy, only kinetic energy, half potential, half kinetic. देखिए ये तो बहुत ही मतलब हद ही का रखी है सवाल की, नहीं तो मतलब आएगा ही आएगा एग्जाम में। देखिए कोई ऑब्जेक्ट बीच में है, तो अब इसकी डिक्रीज पोटेंशियल एनर्जी, और 10 मीटर है लेंथ, तो मतलब ये 5 मीटर पे आके रुक गई है किसी वजह से, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई हाफ, और क्योंकि आधी डिस्टेंस काइनेटिक एनर्जी के लिए आ गई है तो हाफ हो गई काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ पोटेंशियल एनर्जी एंड हाफ काइनेटिक एनर्जी। ये होता है वीडियो का एंड। प्रज्ञांशु का, राधिका का और मयंक का आपको इंटरव्यू बहुत ज्यादा पसंद आया था, और अगर आपका कोई दोस्त जो रिसेंटली रिकमेंड हुआ हो तो उसके बारे में बताइए, और फॉर श्योर हम उनका इंटरव्यू लेकर आएंगे आपके सामने, और उनका लाइफ का एक्सपीरियंस, उनकी स्ट्रगल आपके सामने शेयर करेंगे, और उन्हें तैयारी कैसे की इस बारे में भी बात करेंगे। अब मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा, काफी लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था कि आप शुभम वार्ष्णेय पैसों के लिए पढ़ाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई पैसों के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब मैं अनअकैडमी का एक पार्ट बन गया हूँ, तो वहां पर एक अनअकैडमी प्लस नाम का कोर्स आता है जिसमें फाइन एजुकेटर लाइक पल्लवी ओझा और अभिषेक पांडे जैसे कई सारे एजुकेटर्स पढ़ाते हैं। तो इस कोर्स का एक खास बात यह है कि सिर्फ 500 रुपए में महीने के आप इन कोर्सेज का फायदा उठा सकते हैं, और इनकी खास बात यह है कि आप किसी भी एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक एजुकेटर के लिए पैसे दे रहे हैं आप। और इसकी खास बात यह है कि अगर आप मेरा नाम लेके, मतलब वार्ष्णेय रेफरल कोड लेके आप जाएंगे और जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसका यूज करेंगे, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, और इसमें आप कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं, लाइव सेशन होंगे, और इनसे 1-to-1 बात भी कर सकते हैं। तो ये कोर्स मेरे हिसाब से काफी ज्यादा बेनिफिट है अगर आप सीडीएस, एफकेट और सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, इसके साथ मेरे सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूं आपको अपनी अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और बहुत ज्यादा पसंद आई तो खाने पे बुलाना ना भूलें। मेरे कोई मैसेज हो तो @वार्ष्णेय करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं श्योरली उसका रिप्लाई करूंगा। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।